हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। और इन क्वेश्चन आंसर्स के जो पीडीएफ लिंक्स हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर प्रेफरेंस। अभी हम करेंगे इसके क्वेश्चन, हम समझेंगे कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के जोड़े बनाइए, यानी यहाँ पर हमें पेयर बनाने हैं, मैच मेकिंग करनी है एक तरीके से। दीवानी हमें एक साइड में दे रखा है, हमें इसका आंसर बताना है। दीवानी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दीवानी और फौजदारी दो तरीके के अरेंजमेंट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने किए थे। दीवानी जो है वो लैंड से रिलेटेड जितने मामले होते हैं उसको कहा जाता है, और फौजदारी क्रिमिनल केसेस जितने भी होते हैं उनको कहा जाता है। तो हम दीवानी की बात करें तो दीवानी हमारा क्या होगा, हमारे पास में ऑप्शन है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। भू राजस्व यानी लैंड के जितने भी रिवेन्यूज हैं उसको कलेक्ट करने का जो राइट होगा वो हमारा दीवानी कहलाएगा। ठीक है। सेकंड हमारे पास है शेरे मैसूर। शेरे मैसूर, मैसूर के राजा, यहाँ पर दो राजाओं की बात हो रही है। एक हो रही है हैदर अली और दूसरा है टीपू सुल्तान। तो हैदर अली का नाम इतना नहीं था जितना टीपू सुल्तान का था। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में टीपू सुल्तान है, तो शेर मैसूर हमारा कौन हो जाएंगे, टीपू सुल्तान हो जाएंगे। इसका थर्ड पॉइंट कहता है फौजदारी अदालत। दीवानी के साथ मैंने आपको फौजदारी बता दिया था, फौजदारी यानी कि क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में कितना आ जाएंगे, फौजदारी अदालत यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा बेसिकली कर्नाटका के कित्तूर इलाके की रानी थी। उसको कब्जा करने के पीछे जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसके खिलाफ में आंदोलन छेड़ दिया था। तो इस वजह से रानी चेन्नम्मा फेमस है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में है कित्तूर में अंग्रेजी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो यस, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में सिपाही। सिपाही जो वर्ड है ये अंग्रेजी के सिपॉय वर्ड से निकला है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में एक सिपॉय दे रखा है, तो यहाँ पर ये सिपॉय हमारा ऑप्शन होगा। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरने हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर पहला दे रखा है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश की जंग से शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने जो सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी प्लासी की लड़ाई। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। सेकंड हमारा कहता है हैदर अली और टीपू सुल्तान। हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ये अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। इसका सी कहता है डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसने क्या किया था, उसने बेसिकली डॉक्ट्राइन लैब्स बनाई थी। डॉक्ट्राइन लैब्स क्या था कि अगर आप राजा और रानी हैं और आपके अगर कोई औलाद नहीं है, कोई मेल औलाद नहीं है, यानी आपका सन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपके बाद में जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा। तो ऐसे इन्होंने एक पॉलिसी लाए थे ये लोग। तो डलहौजी ने इस सिद्धांत को हम हिंदी में कहते हैं विलय की नीति, यानी विलय नीति का सिद्धांत आप इसे कह सकते हैं, और इंग्लिश में हो जाए डॉक्ट्राइन लैब्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विलय नीति या डॉक्ट्राइन लैब्स। फोर्थ हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश भाग में स्थित थी। तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे भारत के पश्चिम भाग में थी, यानी कि वेस्ट एरिया में थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है सही या गलत बताना है। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता चला गया। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हुआ था क्या? नहीं, ये गलत है, क्योंकि 1707 में मुगल सल्तनत का जो आखिरी सबसे पावरफुल राजा था औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके बाद तो मुगल साम्राज्य धीरे धीरे करके खत्म ही होता चला गया। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड कहता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो ये वाला पॉइंट भी गलत है। रीजन बीइंग कि जो अंग्रेजों की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटेन से निकल कर आई थी। और यूरोप में सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन नहीं था, यहाँ पर फ्रांस भी था, स्पेन भी था, डच भी था, पुर्तगाल भी था। तो ये लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ पर आकर बिजनेस कर रहे थे। तो पहली कंपनी नहीं थी, यानी ये एकमात्र नहीं थी, यहाँ पर बहुत सारी और भी कंपनीज थी। थर्ड क्वेश्चन कहता है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। हाँ, ये पंजाब के राजा थे, ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होगा। महाराजा रणजीत सिंह की वजह से अंग्रेज जो थे वो पंजाब के अंदर में एंटर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इनकी डेथ के बाद में 2 लड़ाइयाँ हुई और 1849 में उन्होंने सक्सेसफुली पंजाब को अपना प्रोविंस बना लिया था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, यानी एडमिनिस्ट्रेशनल चेंजेस इन्होंने नहीं किए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने किया था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है चैप्टर के बीच में,
कि अंग्रेज़ों का जो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था कि यहाँ पर इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी। हर प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर था और इन गवर्नर्स को लीड करने वाला गवर्नर जनरल था और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कलेक्टर था। तो यस, इन्होंने चेंजेस किए थे, तो ये भी ऑप्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। यानी थर्ड क्वेश्चन में आपका सिर्फ और सिर्फ जो सी है वो आपका सही है, बाकी सारे हमारे गलत हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इन सब का पीडीएफ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि लिंक में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आप अपने होमवर्क को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो यूरोपीय कंपनी जो थी, जो यूरोपियन जो कंपनीज थी, वो इंडिया की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही थी। तो इसके लिए बहुत ही आसान सी बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडिया का जो फाइन फैब्रिक था कॉटन का, मीन्स बारीक सूती कपड़े। सेकंड चीज़ यहाँ के मसाले जैसे काली मिर्च, दालचीनी, इलायची। और थर्ड चीज़ थी यहाँ का रेशम। ये तीनों चीज़ यहाँ की फेमस थी। तो यूरोपियन कंपनीज यहाँ पर इसी चीज़ का व्यापार करने के लिए आती थी। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन बातों पर विवाद थे। तो इसके आंसर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है बंगाल के नवाब क्या सोचते थे कंपनी के बारे में, और सेकंड पॉइंट है कंपनी क्या सोचती थी बंगाल के नवाबों के बारे में। तो बंगाल के नवाबों के पॉइंट क्या क्या थे। बंगाल के नवाब कहते थे कि ये कंपनी हमें टैक्स नहीं देती। अब जब टैक्स नहीं दे रही है तो बंगाल का जो राजस्व है, जो वहाँ का जो एक बंगाल की इनकम है वो कम हो रही है। सेकेंड पॉइंट इनका क्या था कि जो अंग्रेज हैं वो इनकी सरकार को यानी नवाबों को बार बार अलग अलग लेटर्स ले लेके इनको डिफेम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो कंपनी है ये बंगाल के नवाबों का जो इनका जो पॉलिटिकल जो अपना काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशनल जो वर्क्स होता है, उसमें अपनी टांग अड़ाते हैं। तो ये पॉइंट्स है जो बंगाल के नवाब कहते थे। अब कंपनी क्या क्या कहती थी। कंपनी कहते थे कि ये लोग हमें किलेबंदी नहीं करने दे रहे, यानी जो हमारे जो किले हैं, जो हमारा फोर्टिफिकेशन है, वो इसे ये बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खुद के सिक्के बनाना चाहते थे और सिक्के बनाने से इनको रोका जा रहा था। और थर्ड पॉइंट क्या था कि इनका भी सेम था कि ये जो बंगाल के नवाब है ये हमारी कंपनी के काम में टांग अड़ा रहे हैं। तो यहाँ पर इन बातों पर डिस्प्यूट्स थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा। आपको पता ही है, जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है कि बंगाल में इनको दीवानी मिल गई थी, यानी दीवान बन गए थे 1765 के बाद में। तो इनको फ़ायदा किस तरीके से पहुंचता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर में बार्टर सिस्टम चल रहा था उस समय पर। तो यानी अगर ब्रिटेन को अपना व्यापार करना है तो वहाँ से या तो सोने चांदी हमें देंगे और हमारे यहाँ से सामान लेकर जाएंगे। प्लासी की लड़ाई के बाद में इनके जो प्रॉब्लम्स थे काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब ये जो पैसा था नवाबों से ले रहे थे और ब्रिटेन से जो सोना वगैरह आ रहा था वो बहुत ही कम आ रहा था। अब जैसे ही ये लोग दीवान बने तो इनकी प्रॉब्लम भी पूरी तरह से सॉल्व हो गई। अब इन्हें ब्रिटेन से कुछ भी नहीं लाना था, जितना भी खर्चा था वो इनको यहीं से मिल जा रहा था। कंपनी चलाने का, कंपनी के जितने भी ऑपरेशंस थे वो सारे काम ये यहीं से कर ले रहे थे। यहीं का सामान यहीं पर बेच के अपना प्रॉफिट भी कमा रहे थे। और इनफैक्ट इनका जो एक्सपोर्ट था यानी जो निर्यात था वो ज़्यादा होने लगा, आयात के नाम पर ही बिल्कुल ज़ीरो हो गए। तो ये कंपनी को सबसे बड़ा फ़ायदा पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी। इसके आंसर में टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे, काफ़ी पावरफुल शासक थे। अंग्रेज़ों को ये पसंद नहीं करते थे। तो जो अंग्रेज़ों की जो काली मिर्च, इलायची वगैरह जो चीज़ें थी और चंदन की लकड़ी, इसका जो एक्सपोर्ट था इन्होंने इस चीज़ पर रोक लगा दी। और क्या किया, फ्रांसीसी जो वहाँ के जो व्यापारी थे उनके साथ मिलकर इन्होंने अपने हथियारों को मॉडर्नाइज कर लिया था। अब अंग्रेज़ों को ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से अगर हमारे इंडिया में, हमारे साउथ के एरिया में कोई हमारी खिलाफत करेगा तो आगे चलकर ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो इसलिए इन सब लोगों ने मिलकर टीपू सुल्तान को मारने की कोशिशें की हैं। तो उसके लिए इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं और टीपू सुल्तान को एंड में हरा दिया। तो खतरा सबसे बड़ा सिर्फ यही था टीपू सुल्तान, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध था और अंग्रेज इसे दबाना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करनी है, यानी हमें डिस्क्राइब करना है कि सब्सिडरी अलायंस क्या था। सब्सिडरी अलायंस बेसिकली क्या था कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी जिसके अंदर में ये किसी भी रियासत की रक्षा करते थे और इसकी रक्षा के पीछे इनकी कई सारी शर्तें होती थी। शर्तें कौन कौन सी होती थी इनकी? पहली बात की जो रियासत है वो अपनी खुद की सेना नहीं रखेगी, वहाँ पर अंग्रेजी सेना रखनी होगी। सेकंड चीज़, जो इनका जो सलाहकार होगा यानी कि अंग्रेज़ों का भी एक सलाहकार होगा जो राजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स होंगे उसमें वो उनकी मदद करेगा। थर्ड चीज़ क्या थी कि इसके बदले में उस रियासत को अंग्रेज़ों को पैसा देना होगा। चौथी चीज़ क्या होगी कि अगर वो पैसा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो उसका जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर जुर्माना नहीं पे कर पाते हैं तो उस कंडीशन में ये उसका जो राज्य है उसमें से आधा राज्य ये जुर्माने के रूप में वसूल सकते हैं। अवध का भी आधा जो राज था वो वहाँ के नवाब से इन्होंने छीन लिया था इसी पॉलिसी के अंदर में।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपनी का जो शासन है वो भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह से अलग था। तो देखिए, हमने चैप्टर में इसको पढ़ा था कि कंपनी का जो शासन था वो किस तरीके से था कि कंपनी ने अपने 3 प्रेसिडेंसी बना रखे थे। प्रेसिडेंसी कौन कौन से थे? एक था कलकत्ता, एक था आपका बम्बई और एक था आपका मद्रास। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में इन्होंने अपने अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे। इन गवर्नर्स के हेड जो था वो गवर्नर जनरल होता था, जो पूरे इंडिया का होता था, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कलेक्टर रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रखते थे। कलेक्टर जैसा कि नाम से ही है कि इसका काम होगा कि जितने भी वहाँ के जो टैक्सेस होंगे या जो भी इनका राजस्व आता है उसको कलेक्ट करने का काम होता था। हालांकि इनके जो मेन होते थे वो हर रियासत के राजा ही होते थे, तो राजा के साथ में मिलकर ही सारे काम किए जाते थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करो। अब कंपनी की सेना मीन्स कंपनी की जो आर्मी थी वो किस तरीके से काम कर रही थी। देखिए, जो आर्मी है उसमें पहले जब मुगल सल्तनत चल रही थी तो उस समय पर पैदल लोग होते थे और घुड़सवार भी होते थे। कंपनी ने क्या किया, घुड़सवारों को कम से कम करना शुरू कर दिया और पैदल लोगों को ज़्यादा बढ़ाने लगे। जो पैदल जो हथियारों से जो लैस जो लोग होते थे इनको मस्केट्स कहते थे। तो इनके जो मस्केट्स थे वो ज़्यादा होने लगे, उनको अच्छे उनको हथियार मिलने लगे, उनको मैचलॉक मशीनें मिलने लगी। मैचलॉक यानी जिसमें माचिस से पहले चिंगारी लगाकर उस हथियार को चलाया जाता था। इसके अलावा इन्होंने इंडिया से जो सिपाही थे यानी जो सिपाही थे उनको भी अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया, उनकी ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी। और ट्रेनिंग जो थी वो यूरोपियन लेवल पे लोग करते थे। और नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई कि इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होती थी। हालांकि उस डिसिप्लिन में इन्होंने कमी ये कर दी थी कि इन्होंने वहाँ की जो भावनाएँ थी उन सिपाहियों की, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा था। तो फ्रेंड्स, ये थे वो सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो कि हमने किए हैं टेक्स्ट बुक में से। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके 8th क्लास का सारा सिलेबस यहाँ पर हम कंप्लीट कराएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।